नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरे एक और नए वीडियो में। यूपीएससी जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यूपीएससी देश की सर्वोच्च वो परीक्षा है, जिसका सपना लगभग हर बच्चा चाहता है कि हम उस परीक्षा को पास करें और जीवन के सफलतम शिखर पे पहुँचे। और फिलहाल जिस शख्स के साथ हम बैठे हैं, वो उसी परीक्षा को पास आउट करके आपके सामने हैं। हम बात कर रहे हैं राकेश निखज भैया की, जो सोनपुर से हैं, बिहार के सारण जिला में पड़ता है और इतनी नीचे से इन्होंने इस सफ़र को तय किया है। काफ़ी कुछ चीज़ें आई हैं संघर्ष का, अभी हम आगे बात करेंगे उसमें। हाल ये अभी भारत सरकार के सीआईएफएस में डिप्टी कमांडेंट के पद पे पोस्टेड हैं। तो क्या कुछ जर्नी इनका रहा और किस तरह से आप भी अगर जाना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सा डिपार्टमेंट होता है, लगभग 24 भैया शायद 24 समथिंग रहता है, समथिंग 24 अलग-अलग सेक्शंस रहते हैं, जहां आप जाते हैं, सर्विस करते हैं। सीएफएस हो गया, आपका विदेश सर्विस हो गया, यूपी ये आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं। तो क्या कुछ होता है और भैया का सफ़र कैसे शुरू हुआ, आप देख भी रहे होंगे पीछे का अगर बैकग्राउंड आप देखेंगे तो ये गांव है, पहाड़ी इस जगह पड़ता है सोनपुर में, कोई बिल्कुल टाउन में नहीं है। वहां से ये सफर की शुरुआत हुई। तो जानते हैं भैया से। पहले तो भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपने दर्शकों के साथ बातचीत करने का। मैं दिल से आपका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। पहले भैया जानना चाहेंगे कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे आपके मन में आया, बाकी मतलब आज से समथिंग कितने साल पहले आपका सिलेक्शन 11 साल मुझे इस सेवा में हो गया है। 11 साल तो उतना डिजिटलाइजेशन भी उस समय नहीं हुआ था। हाँ, और बिल्कुल, सोनपुर बिल्कुल। जैसे जगह से एक मिडिल क्लास या रूरल मिडिल क्लास जो भी हो, कैसे ये सफर शुरू हुआ और चीजें कैसे शुरुआत सबसे पहले तो आपके दर्शकों के एनलाइटनमेंट के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी पूरे साल कई ग्रुप ए सर्विसेज के लिए परीक्षाएं आयोजित कराती है। उसी क्रम में एक परीक्षा है जिसे हम यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा कहते हैं। पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के अंतर्गत सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करती थी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। लेकिन बाद में जो हमारी 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, उसमें गस्टेड रैंक में, जो ग्रुप ए गस्टेड रैंक में जो इनिशियल एंट्री होती है असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में, उसके लिए एक एक्सक्लूसिव परीक्षा का आयोजन करती है। ये परीक्षा 3 चरणों में होती है और मोर और लेस यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लाइंस पे ही होती है। और इसमें 2011 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 36 था और मुझे जो मेरा पहला सर्विस प्रेफरेंस था, 5 सेवा में आपको अपना सर्विस प्रेफरेंस इंडिकेट करना होता है, तो मेरी जो पहली वरीयता सेवा के क्रम में थी वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स थी। आप जानते हैं कि वो देश का प्रीमियर और प्रोफेशनल फोर्स है और अभी रिसेंटली इस प्रोफेशनल फोर्स को सेंट्रल जेल ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इंडियन पार्लियामेंट हाउस की भी सुरक्षा की जो संवेदनशील जिम्मेदारी है वो सीआईएसएफ के कंधों पे है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और गर्व की अनुभूति होती है कि ऐसे प्रतिष्ठित फोर्स का मैं एक हिस्सा हूं। और जैसा कि आपने बताया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हिस्सा होने की महत्वाकांक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का जो सिलसिला है, लगभग 11-12 साल पहले शुरू हुआ और 4 साल मैंने डेडिकेटेड तरीके से तैयारी की है। और उसके पहले जब मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था 1999 में, तो उस समय रेलवे की बहुत इनोवेटिव स्कीम आई थी, 2 ईयर जॉब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, और जिसका नाम था वोकेशनल कोर्स इन रेलवे कॉमर्शियल। ये अखिल भारतीय स्तर की एक परीक्षा होती थी जिसमें एक रेलवे से 40 बच्चों का सिलेक्शन होता था। तो मैं लकी था कि रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू देने का मुझे मौका मिला 10th क्लास में ही, और मेरा चयन 2 ईयर जॉब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम बेसिकली था, हो गया और मैं दिल्ली चला गया। 2 साल तैयारी और साथ साथ परीक्षा देने के बाद मेरा चयन टिकट कलेक्टर के पोस्ट पे हुआ। और टिकट कलेक्टर के रूप में मैंने भारतीय रेलवे को भी अपनी सेवाएं दी हैं। और ये सेकंड जॉब हुआ आपका? ये सेकंड जॉब नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उस पर। टिकट कलेक्टर के रूप में मैंने 8-9 साल की सेवा दी है और लगभग जब मैंने रिज़ाइन किया तो 9 साल हो चुके थे। और उसी समय तैयारी का एक और सिलसिला, जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, तैयारी का सिलसिला शुरू हुआ, तो मेरा चयन फिर एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के अंतर्गत इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट पे हुआ था, जो पोस्ट ऑफिस में जो इंस्पेक्टर होते हैं उसमें। फिर असिस्टेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ था सीएसआईआर में, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। फिर मेरा सेक्शन ऑफिसर जो 4800 ग्रेड पे है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये सब 2010 और 11 के आसपास है, काफी लंबा सफर। और फिर उसके बाद मेरा ये चयन हुआ
असिस्टेंट कमांडेंट CISF में। अच्छा, तो ये यानी चूंकि इनके पहले का जो मैंने इंटरव्यू देखा था उसमें रेलवे वाला तो मैटर था, हाँ। जो स्टॉक में, बट ये सारी चीजें नहीं थी। हाँ। तो ये एक्सक्लूसिव हो जाएगा यहाँ नहीं पे। नहीं, तो बिल्कुल काफी बिल्कुल। लंबा सफर भैया तो ने मैं तय यही किया है। बताना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी करते हैं, मोर और लेस सारे प्रतियोगी परीक्षाओं का जो सिलेबस है वो एक ही होता है। तो आप एक जगह जब आप क्लिक होते हैं तो मोर और लेस सेम रणनीति से आप दूसरी जगह भी क्लिक हो जाते हैं। अच्छा, यूपीएससी को लेके कहीं ना कहीं भैया थोड़ा सा लोगों के मन में रहता है कि यार बहुत बड़ी परीक्षा है, 2500 3000 समथिंग में जाना, इंटरव्यू कैसे क्रैक होगा, ये सारी चीजें। और कहीं ना कहीं हम अपने दर्शकों को बताते चले भैया, इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं, ये दो मोस्ट पॉपुलर आप सभी जानते होंगे, दृष्टि क्लासेस। और दृष्टि क्लासेस में विकास कीर्ति के सर के साथ भैया साझा करते हैं इंटरव्यू पैनल को। तो भैया से साथ बेहतर आप ये जानकारी नहीं ले पाएंगे। थोड़ा सा अगर उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरा पैशन है कि मैं जितने भी बच्चे आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं इन जनरल और इन पार्टिकुलर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, अगर मैं प्रोफेशनल गाइडेंस उनको प्रोवाइड उपलब्ध करा पाऊँ कि मेंस की तैयारी कैसे करते हैं, पीटी के लिए एक सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, इंटरव्यू में किन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर पाएं, तो मुझे लगता है कि मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है, क्योंकि उस पूरी प्रक्रिया का मैं हिस्सा रहा हूँ। सिविल सर्विसेज की तैयारी का अंतिम पग अभी मैंने उठा लिया था, लेकिन है कई चीजें हैं, शायद सफलता मेरे हिस्से में नहीं थी, तो मैं वहां से भी लौट के वापस आ गया। लेकिन मैंने उस पूरी प्रक्रिया को करीब से देखा है और मेरा ये मानना है कि जब आप सटीक रणनीति बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीजें आपके पक्ष में है, इसका तो नॉलेज होना ही चाहिए। क्या चीजें क्लिक नहीं करती हैं, कौन सी चीजें आपको पीछे की तरफ पुश करती है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। समय कम है, सिलेबस ज्यादा है ना। और अगर आप एक बार अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं, प्रक्रिया जो है परीक्षा की वो 3 चरणों में है। अगर पीटी में आप क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, लगातार आप पीटी में फेल हो रहे हैं, या पीटी आपका केक वॉक है, आप मेंस में फेल हो रहे हैं, पीटी और मेंस आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं, इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, या फिर तीनों में कहीं ना कहीं आप बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं तो फाइनल लिस्ट में नहीं है। बिल्कुल। हाँ। तो ये आपने जैसा कहा कि सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है और सबसे अगर टफनेस का लेवल देखा जाए तो ये अल्टीमेट है, मतलब इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और प्रतिस्पर्धा का जो युग है उसमें गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि हर आदमी मिनिमम 8 घंटे 9 घंटे की पढ़ाई तो कर ही रहा है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से इक्वालिटी है, सारे लोग जो सीरियस है अपने करियर को लेकर, और मुझे लगता है कि जो लोग भी मतलब सब कुछ छोड़ के पढ़ाई में लगे हुए हैं, या फिर जिन्होंने फॉर्म भी सीरियसली डाला है, उनकी इच्छा तो है ही कि मैं सिविल सर्विसेज का हिस्सा बनूं और देश की सेवा करूं, तो वो इस ड्रीम को रियलाइज करने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीजें आपके फेवर में होगी वो होगी कि आप इस परीक्षा के मनोविज्ञान को समझते हैं या नहीं, बहुत जरूरी है। आप देखिए कि क्या एक्सपेक्टेशन है। सिलेबस पे आने से पहले आपको पहले अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप सिविल सर्विसेज का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं, क्या है आपका एस्पिरेशन, क्या है आप जो पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, या सेवा वो चाहते हैं, उसके साथ साथ आप सेवा चाहते हैं, या फिर आपका ड्रीम है कि मैं यहाँ पहुंच के कुछ करूं। तो बहुत जरूरी है कि आपके ड्रीम की इंटेंसिटी किस लेवल की है, वही आपको मोटिवेट करती है। आप हारते रहेंगे, जूझते रहेंगे और फाइनली आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपके पेशेंस, आपके ग्रिट, आपके डिटर्मिनेशन, आपके परसेवरेंस के लेवल को चेक करता है। देखिए भैया ने कितने कहा कि बिल्कुल एकदम साधारण भाषा में, बट बिल्कुल स्पेसिफिक बातें को बताया कि किस तरह से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और खासकर पढ़ाई वगैरह का तो सिलेबस सभी लोग जाते हैं, फिर भी कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हम जरूर जान लेते हैं, हर बच्चे के मन में रहता है। बेसिक्स क्वेश्चन में सबसे पहले आता है कि हम ऑप्शनल क्या चुने। देखिए, ऑप्शनल चुनने के लिए जो मूल मंत्र है वो ये है कि आपको किसी लाइब्रेरी में जाके 1 महीना समर्पित करना चाहिए। अगर आपका सही है हर चीज, ट्रिक कोई ऐसा फार्मूला है? देखिए, सबसे पहले देखिए, जो जनरल टेंडेंसी है वो ये है कि ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो आपने पढ़ा है, उसी को लोग वो आप देखते हैं कि सिविल सर्विसेज मेंस में मुख्य परीक्षा की श्रेणी में क्या वो सब्जेक्ट है, और आपका इंटरेस्ट अलग अलाइन हो जाता है। आपका इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने अगर पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है और पॉलिटिकल साइंस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए उपलब्ध है, और मेरी ठीक ठाक रुचि है, जबरदस्ती मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कई ऐसे फैक्टर्स है जिसको आप सामने रखते हैं, जैसे कि ये सब्जेक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए जो सब्जेक्ट मटेरियल है वो मार्केट में उपलब्ध है या नहीं है, क्या प्रोफेशनल कोचिंग उस सब्जेक्ट में है या नहीं है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि
यूपीएससी परीक्षा में वन शू डजंट फिट ऑल का जो मैकेनिज्म है जी वो एप्लीकेबल है। ये इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है, लेकिन इन जनरल अगर आप बात कर रहे हैं कि मेंस के लिए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुनना चाहिए, तो आप एक तो इंटरेस्ट देखिए। सबसे पहले इंटरेस्ट, कौन सी किताबें आपको सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। आकर्षित बिल्कुल। करती है ना। बहुत और लोग उसके रहता है बाद कि सिलेबस किसी का बड़ा है, किसी का नहीं छोटा नहीं, है, वो तो मुझे लगता है एंथ्रोपोलॉजी ले लेते हैं, नहीं सोशियोलॉजी नहीं, ले लेते हैं, ऐसा करके। मैं इंटरजेक्ट करूंगा। जो सही मेरी राय है वो ये होगी कि सबसे पहले आप इंटरेस्ट को फॉरमोस्ट फैक्टर के रूप में चिन्हित करें, और आप इंटरेस्ट देखिए कि आपका किस सब्जेक्ट में हाँ, इंटरेस्ट है। मैं समझ किसे पा रहा हाँ हूँ, बेहतर मैं किसे हाँ, समझ रहा उसके बाद ये लास्ट होना चाहिए कि सिलेबस छोटा है, बड़ा हूँ, है, बड़ा है या क्या। कितने दिनों में मैं कवर कर पाऊंगा। ये सब बिल्कुल। चीजें सब्सिक्वेंट फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन पहला इंटरेस्ट होना चाहिए, और दूसरा जो टू फोल्ड है, एक तो रिसोर्सेस मार्केट में उपलब्ध है या नहीं, और उस सब्जेक्ट के लिए प्रोफेशनल गाइडेंस है या नहीं। फिर तीसरा जो चरण होता है वो ये जी। होना चाहिए कि आप देखिए कि ये सब्जेक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। ट्रेंड एनालिसिस आप कर सकते हैं कि 4 साल 5 साल में इस सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस क्या रहा है। क्या रहा है, अच्छा कैसा नंबर्स वगैरह आया, हाँ हाँ, रिजल्ट तो कैसा, ज्यादा अगर बच्चे हैं उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो ये भी हो सकता है। और अगेन इसके पीछे जो लालच है वो ये है कि अगर ज्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो, और जिन बच्चों ने ज्यादा उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के बाद सफलता हासिल की है, जी तो उनका जो एडवाइस है, उनका जो एक्सपर्टाइज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो आपको लाभ के रूप में मिल सकता है। अच्छा, तो ये ऑप्शनल की बात हो गई। इसके बाद आते हैं कि एनसीईआरटी, एक भी बहुत मुद्दा रहता है। एनसीईआरटी कोई है भाई भैया पूरा हमको रट लेना है, पढ़ लेना है, एनसीईआरटी का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए एनसीईआरटी बेसिक बुक है, आप समझिए। जी यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से समाज के हर व्यक्ति को जो यूपीएससी परीक्षा के लिए एलिजिबल है, इक्वल प्लेटफॉर्म पे ट्रीट किया जाता है। अब मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूं कि यूपीएससी किताबें भारत के फार फ्लंग एरियाज में भी उपलब्ध है और वहां पढ़ाई जाती है। जी इसलिए बिल्कुल। एक ऐसा व्यक्ति जो सोनपुर में है, पहाड़ी चक में है, वो कौन सी किताबें एक्सेस कर पा रहा है? वो एनसीईआरटी एक्सेस कर पा रहा है। एक बच्चा जो दिल्ली में है, दिल्ली में वो एक्सपर्ट कोचिंग भी ले पा रहा है, उसको अलग अलग जगहों का एक्सपोजर भी मिल रहा है, उसको अलग अलग तरह की किताबें, 1000 पब्लिकेशन किताबें मिल पा रही हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो वो उस, अगर हम उन किताबों को रेफरेंस के रूप में देखें जो दिल्ली में उपलब्ध है, जी और उसके बेस पे हम प्रतिस्पर्धा का स्तर तैयार करें, तो ये जो सोनपुर का बच्चा है जो केवल एनसीईआरटी पढ़ रहा है, वो तो पीछे चला जाएगा। बिल्कुल। तो सोशल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के यूपीएससी की जो परीक्षाएं है ना, वो डिजाइन की जाती है। इसमें अच्छा। क्या है कि हर बच्चा इक्वली सशक्त है एक दूसरे से, हाँ, इन सारा टर्म्स कंटेंट सभी के पास ऑफ पहुंचता है। एक्सेसिबिलिटी। तो एनसीईआरटी किताबें चूंकि पैन इंडिया लेवल पे, अखिल भारतीय स्तर पे एक्सेसिबल है, इसलिए एनसीईआरटी बेस माना जाता है, और मटेरियल के लिहाज से वो रेफरेंस मटेरियल है। उसके बाद ही सब कुछ है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो वैसे ही है। जैसे आप कहते हैं ना कि जितने भी जो आज लॉज हैं, वो लॉज कहीं ना कहीं सबसर्विएंट हैं टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो प्राइम डॉक्यूमेंट है। वैसे ही एनसीईआरटी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है यूपीएससी की तैयारी के लिए, कि उसके बाद ही कुछ आप करें। फिलहाल जब सिलेबस की बात हो रही थी, आपने अभी बताया कि किस तरह से ऑप्शनल को रखा जाए, और बात ही बात में एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो गया। अगला एक सेक्शन आता है बच्चों के मन में कि सिलेबस हमने पढ़ा, एनसीईआरटी भी कर लिया, और बात बात में आपने कहा कि दिल्ली है, कहीं और बच्चा है जो कोचिंग वगैरह का है, इसका क्या सीन है? क्योंकि यूपीएससी के लिए तो हर जगह से बच्चा आ रहा है, और हर बच्चा दिल्ली जा नहीं सकता है, प्रैक्टिकल बात है। 15 के बाद से बहुत सा सिनेरियो चेंज भी कर गया, ऑनलाइन आ गया, बहुत से बच्चे हैं कि ऑनलाइन हम तैयारी कर लेंगे। तो आपका क्या मत है, कोचिंग बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है? देखिए इसका इस जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता, डिपेंड करता है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि यूपीएससी में मैंने कोचिंग की थी, मैं दृष्टि संस्थान में, और विकास देवीकीर्ति जी से जो मेरे व्यक्तिगत संबंध विकसित हुए हैं, तो वो पहले एक शिक्षक और स्टूडेंट के रूप में ही पहले उसकी नींव रखी गई थी। तो विकास देवीकीर्ति सर का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने हिंदी साहित्य की कोचिंग ली है, और हिंदी साहित्य मेरा एक वैकल्पिक, मेरा हिंदी साहित्य एक ऑप्शनल विषय था, और दूसरा ऑप्शनल, उस समय दो सब्जेक्ट हुआ करते थे। और मैंने तो दोनों स्कीम में एग्जाम दिया है। जब सी सैट आया तो उसके बाद भी मैंने एग्जाम दिया, और सी सैट के पहले भी दिया। तो सी सैट के आने के बाद एक ऑप्शनल हुआ, तो मेरा वैकल्पिक विषय पॉलिटिकल साइंस रहा, क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में किया है। लेकिन मेरी हिंदी साहित्य में रुचि थी, तो हिंदी साहित्य प्री सी सैट हिंदी साहित्य को मैंने दूसरे ऑप्शन सब्जेक्ट के रूप में चुना था। देखिए कोचिंग की भूमिका होती है,
लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट कोचिंग की है या नहीं है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और कोचिंग में जाने से मुझे एक प्रोफेशनल गाइडेंस मिल पाएगा। हाँ, ऐसे लोग एक दिशा मिल जाती है। जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं या फिर जिस भी सब्जेक्ट की मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मुझे मेरा कोई डाउट है तो मैं उनसे पूछ पाऊंगा। और कोचिंग में अगर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो मुझे एक दिशा मिलेगी कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे कैसे हमें सब्जेक्ट को या डिफरेंट एस्पेक्ट को हैंडल करना है। दूसरा, एक लेवल ऑफ कंपटीशन का भी पता चलता है। हाँ। तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं कहाँ हूँ, मेरी पढ़ाई कहाँ पहुंची है, कितना उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है, इसलिए कोचिंग यहाँ तक। हाँ, तो आप देखिए, ये मान के चलिए कि जहां भी कंपटीशन है वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिहाज से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मार्केट में होंगे। लेकिन अगेन एक इंटेलिजेंट चुनाव करना बहुत जरूरी है कि कौन से कोचिंग में जाके आपको प्रोफेशनल गाइडेंस मिल पाएगा, कौन सी कोचिंग में जाने के बाद आपको उसकी सर्विसेज वर्थ मनी मिल पाएगी। जैसे आजकल बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है कोचिंग में, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है या फिर जो टीचर्स लेकर आ रही हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है और बहुत ज्यादा पैसा वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों से, ऐसा नहीं है जी। उनका भी बिजनेस है, ये चॉइस कंप्लीटली आपका है। अगर आपको लगता है कि हमें जाना चाहिए तो जाइए। और आजकल तो ऑफलाइन कोचिंग के समानांतर ऑनलाइन कोचिंग भी चल रहा है। हाँ। ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग के समानांतर यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल है, कंटेंट है कि आप अगर इंटेलिजेंट तरीके से अगर फिल्टर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो कोचिंग जाने की भी आवश्यकता सारी चीजें अगर आप बटोरना जानते हैं तो आप बटोर ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगेन ये मतलब एक गॉस्पेल ट्रूथ जैसा नहीं हो सकता। नहीं, आप अगर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको कोचिंग करनी ही पड़ेगी, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, तो काफी कुछ आपने जानकारी लिया। आप खुद बिहार से हैं, बिहार के संदर्भ में आप भी इन चीज़ों को कहीं ना कहीं फेस किया होगा कि हिंदी और अंग्रेजी ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है विप्लवी प्रश्न बन के आता है। कुछ लोगों का कहना है कि सीबीएसई के बच्चों के लिए ऑलरेडी आसान हो जाता है, कंटेंट मिलता है, टीचर्स मिलते हैं। भाषा का क्या लगता है, कहाँ तक ये दायरा निश्चित करता है कि आप यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए, ये अगेन मैं कहता हूँ यूपीएससी, ये सवाल वैसे वाजिब सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका संबंध सफलता से नहीं है। कि भाषा तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है और यूपीएससी सिर्फ उतना है। अब आप कह सकते हैं कि अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम का जो वर्चस्व है वो बढ़ा है हिंदी मीडियम की तुलना में। उसके कारण कई हो सकते हैं। इसका सरलीकरण इस तरीके से नहीं किया जा सकता है कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसके कई कारण हैं। इंग्लिश मीडियम में रिजल्ट आ रहा है, ये भी हो सकता है कि हिंदी मीडियम में जो लोग थे अब उनका पलायन हिंदी मीडियम से अंग्रेजी माध्यम की तरफ हो गया है, ट्रेंड को देखते हुए। लेकिन ये हतोत्साहित करने वाली बात होगी अगर मैं ये कहूँ कि जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो सिविल सर्विसेज का ड्रीम नहीं रख सकते। सिविल सर्विसेज सबके लिए है। इवन आप लोकल लैंग्वेज में परीक्षा लिख सकते हैं। लोकल लैंग्वेज में जो शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाषा कहीं से आपके पैरों में बेड़ियां डाल रही है आपके सफलता की उड़ान में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये रिसेंट ट्रेंड जरूर देखा गया है कि अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सफल हो रहे हैं। लेकिन कारण कई हो सकते हैं। मेरा ये मानना है, जहाँ तक सफलता और असफलता का प्रश्न है यूपीएससी में, आपको कंसिस्टेंट रहना होता है। आप ट्रेंड को समझिए, आप परीक्षा की एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट को समझिए कि क्या है और सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सिलेबस के साथ आप न्याय कीजिए। जैसे एक प्रश्न है, आप देखिए प्रश्न और उत्तर के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है कि अगर इस व्यक्ति का चयन सिविल सर्विसेज के लिए हो जाता है तो व्यवस्था में ये असेट होगा या लायबिलिटी। प्रश्न और उत्तर के माध्यम से आप किसी प्रश्न को किस तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर विमेन एम्पावरमेंट से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो सबसे पहले तो प्रश्न की जो मूल प्रवृत्ति है उससे आप आत्मसात कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। फिर प्रश्न के जो डिफरेंट डायमेंशंस है उसको हॉलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात है कि परीक्षा में शब्द की सीमा होती है। जैसे 250 शब्दों में आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना है तो आपकी जो संवेदनाएं हैं और संवेदना और अभिव्यक्ति का जो पक्ष है उसमें तारतम्यता है या नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते चले जा रहे हैं, 250 शब्द में आपने इंट्रो लिखा और
जो शब्द की जो आत्मा, जो प्रश्न की आत्मा, उसके साथ आपने न्याय नहीं है किया, तो नहीं। बिल्कुल। तो बहुत ही संतुलित और नपा-तुला आपको जवाब देना है। या हो अगेन सकता है सारांश ही छोड़ दिया गया हो, या उसका लास्ट आप नहीं कर पा अगेन रहे और हो। इसके माध्यम से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है, क्योंकि आपने आप किस जब नजर से उसे देखा? आप जैसे ब्यूरोक्रेट बनते हैं तो आपको कई तरह की जो चैलेंजेस है उसको फेस करना, आप में उन चैलेंजेस को फेस करना, उन चैलेंजेस को देखने का जो नजरिया और पर्सपेक्टिव होता है, वो ट्रेट आपके अंदर है या नहीं है, और तैयारी के दौरान जो एसेंशियल ट्रेट्स है वो आपने डेवलप किया है नहीं किया, वो आपके टेस्ट पेपर पे परिलक्षित होता है। तो काफ़ी कुछ बताया, और मेरे हिसाब से भी बात बिल्कुल सही है कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, इसे इतना ज़्यादा हवा नहीं बनाया जाए तो ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, और हिंदी माध्यम से काफ़ी रिजल्ट है। मेरा ये मानना है कि आप में मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल। आप स्टैमिना डेवलप कीजिए। जैसे अगर 5 किलोमीटर की रेस को आपको कंप्लीट करना है तो आपको 6 किलोमीटर दौड़ने का स्टैमिना आपके पास है, आप सफल होंगे। बिल्कुल। आप जोत दीजिए अपने आप को। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इस तैयारी में आने से पहले आप 1 महीना हैबिट डेवलप कीजिए कि मैं 8 घंटे बैठ के पढ़ सकता हूँ। कुछ भी पढ़िए आप कुछ भी पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपकी समझ की शक्ति कहाँ है, और उसके बाद पढ़ने समझने के बाद उसको अभिव्यक्त करने की आपकी क्षमता क्या है। बस यही है। इस एग्जाम में केवल 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। पहला कि पढ़ना, खूब पढ़ना, दूसरा समझना, दबा के समझना, और तीसरा लिखना, मंच के लिखना। क्या बात है। अच्छा, अब फाइनली कुछ 1-2 और बिंदु बच गए जिसपे, क्योंकि काफी समय भी हमने भैया का ले लिया है। करंट अफेयर एक रहता है कि करंट अफेयर बहुत सी कंटेंट अवेलेबल है, नेट पे कंटेंट अवेलेबल है, कैसे उसकी तैयारी कीजिए, थोड़ा इसको हम लोग शॉर्ट में जानना चाहेंगे। और फाइनली जो बच्चा तैयारी शुरू करना चाहता है, कौन सा समय ठीक रहेगा? ग्रेजुएशन में चला जाए, कोई कितने लोग घर पे प्रेशर बनाते हैं कि नहीं तुम 10th से ही शुरू कर दो, क्या समय ड्यूरेशन ठीक देखिए, रहेगा? मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि जब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होते हैं तब आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आपकी ठीक ठाक समझ हो जाती है। देखिए, आप एग्जाम को जब तक नहीं समझेंगे ना, एग्जाम के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि यूपीएससी ने क्या सोचा होगा जब इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया के रूप में ग्रेजुएशन चिन्हित किया। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन आने तक आपकी जो मैच्योरिटी है उस लेवल तक आ जाती है कि आप प्रतिस्पर्धा में कूद सके। यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के कमेंसुरेट ट्रेड्स को आप ग्रेजुएशन तक डेवलप कर पाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा हताश और निराश नहीं होना है कि मैंने 10th पास कर लिया और मैं तैयारी शुरू नहीं किया। अच्छा, मेरी इच्छा है कि मेरे घर में एक बच्चा आए, और सबकी इच्छा है, क्योंकि हमारे घर में 10 साल से कोई बच्चा ही नहीं पैदा हुआ। अब ये इच्छा है कि 1 महीने में हो जाए, तो नहीं हो सकता। ये प्रक्रिया है। 9 महीने के बाद ही मुझे उस बच्चे का मुंह देखना, बच्चे के मुंह को देखना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया आपको उतना लगाना पड़ेगा। 10th में वो मैच्योरिटी आपकी नहीं आएगी। आप ग्रेजुएशन करने तक की पूरी प्रक्रिया में अगर आप अपने आप को कदम ताल करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं तो आपकी मैच्योरिटी आएगी, तो आप सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड आप इग्नाइट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से अपने एटीट्यूड को डिजाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। एक तो आपका पहला प्रश्न ये था, और दूसरा जो पक्ष था आपके प्रश्न का, करंट अफेयर्स का। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत ही डायनेमिक है यूपीएससी का, और करंट अफेयर्स का मतलब केवल फैक्चुअल चीजें नहीं है। अब कोई बता रहा है पेपर पढ़ लीजिए, कोई कह रहा है पेपर पढ़ना तो जरूरी है। दर्पण देख लीजिए, कैसे? देखिए, एक कोई भी मंथली मैगजीन आपको पढ़नी चाहिए जो यूपीएससी के फील्ड में डेडिकेटेड मैगजीन के रूप में चिन्हित है, और बहुत सारे बच्चों के अगर बीच में है, बच्चों की ओपिनियन है कि ये ठीक है। जैसे आप दृष्टि, करंट अफेयर्स टुडे, डी कैट है, वो आप देख सकते हैं। आप प्रतियोगिता दर्पण भी देख सकते हैं, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण में ना और कई एग्जाम्स को भी वो कैटर करते हैं, यूपीएससी एक्सक्लूसिव नहीं है। अब जैसे विजन का 365 है, वो आप करंट अफेयर्स का देख लीजिए। कोई भी एक यूपीएससी के फील्ड में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका एक करंट अफेयर्स का आप मैगजीन देख लीजिए, वो काफ़ी है। आप एक डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। इंग्लिश माध्यम है आपका तो हिंदू पढ़िए, अगर हिंदी माध्यम है तो राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का आप पढ़िए, जनसत्ता, और ऑनलाइन आप बहुत सारे मैगजीन्स हैं, वो आप देख सकते हैं। देखिए, अप्रोच, अगेन मैं कह रहा हूँ, अप्रोच आपका अगर बढ़िया है ना, तो मार्केट करंट अफेयर्स के मैगजीन से फ्लडेड है, फिर भी आप अपने मतलब की चीज निकाल लेंगे। यूपीएससी के लिए क्या है ना कि आपको पूरे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स है उसके बारे में जानकारी है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अभी अब 18वीं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई। अब इसमें 2-3 प्रश्न आ रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर
फिर स्पीकर का चुनाव, स्पीकर का पद कन्वेंशन ये कहता है कि रूलिंग पार्टी के पास जाना चाहिए, लीडर फॉर अपोजिशन, फिर डिप्टी स्पीकर का पद। तो आपको पूरा पता होना चाहिए। अब जी। केवल प्रश्न, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूछा जा सकता है कि अभी 2024 में जो आम चुनाव हुए हैं उसके बाद से जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट की गई वो कौन सी थी, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं? जी। तो प्रश्न आपका 18वीं होगा। हाँ। अब 18वीं में, अभी 18वीं लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पर विचार कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब प्रश्न पीटी में आएगा कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको उसमें बहुत पूरा डीप होना नॉलेज चाहिए और आपके पास। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक स्टेटमेंट के बारे में कंफर्टेबल हैं और 3 स्टेटमेंट आप नहीं जानते हैं, तो आप उस प्रश्न को सही शायद ना कर पाए। तुक्का लगाने में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है। नकल के लिए ठीक है। चाहिए तो फिर अगर आप तो नहीं ये पाए आपको फिर- करना, तो डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है। और भैया चलते चलते लास्ट में जानना चाहेंगे, एक इंटरव्यू सेशन में जो रहता है भाई किस तरह से देंगे, बहुत हेटिटेशन लोग को होने लगता है, कैसे पैनल में जाएंगे, उतने लोगों को पैनल होगा, और जो युवा आना चाहते हैं इस फील्ड में क्या संदेश देंगे? देखिए, इंटरव्यू जो है वो 275 नंबर का होता है और इस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के स्कीम में सबसे अंतिम है जी। अंतिम टेस्ट है। इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसे हम DAF कहते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप सबमिट करते हैं। वो आपके एकेडमिक और एजुकेशनल क्रेडेंशियल का दस्तावेज है, आपकी इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपकी जो अकम्पलिशमेंट है उसका दस्तावेज होता है। जी। मुझे लगता है कि मोर और लेस ज़्यादातर जो प्रश्न है उसी के आसपास से बुने जाते हैं। और फिर करंट अफेयर्स, या फिर देखिए, इंटरव्यू बहुत ऑर्गेनिक तरीके से होता है। ऑर्गेनिक तरीके से पहला प्रश्न पूछा गया, फिर आपने अपने उत्तर में कुछ ऐसा डाला जो उनको आकर्षक लगा, तो उसके बारे में जानकारी लेना, या फिर आपकी उस टॉपिक को लेकर क्या समझ है, या फिर समसामयिक माहौल में क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय विषयों में क्या चल रहा है, भारत का इकोनॉमिक इंटरेक्शन कई देशों के साथ हो रहा है, किस स्तर पे हो रहा है, प्रधानमंत्री अगर किसी दूसरे कंट्री में गए हैं तो कौन कौन से पैक्ट साइन हुए हैं, अगर हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ या फिर नेबरिंग कंट्रीज के साथ अगर अभी ठीक नहीं है तो उसका क्या कारण है, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, या फिर ऐसे आउटस्टैंडिंग या फिर कंटेंसुअस इश्यूज जो अभी विवाद में है और जिस पे अभी समाधान होना अपेक्षित है, उस पे आपकी क्या राय है, क्या समझ है, या फिर ऐसी समस्या है जिससे समाज जूझ रहा है, उसके निराकरण के लिए आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन, एज ए ब्यूरोक्रेट आपकी भूमिका कहाँ देखते हैं, इस तरीके से। तो जो युवा आना चाहेंगे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर ग्रिट है, डिटर्मिनेशन है, और आप एक लंबी यात्रा के लिए गमछा बांधकर, मुरेठा बांधकर चेयर और टेबल पे बैठना चाहते हैं, आपको सिविल सर्विसेज के फील्ड में आना चाहिए। और मैं यही बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज में ऐसे लोग आए जो मन, वचन और कर्म में एक लीनियर लाइन ढूंढते हो। आपके मन में जो है वही आप बोलते हैं और वैसा ही आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग आए और बहुत बढ़िया है। सिविल सर्विसेज संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है और बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट मौका मिलता है कई लोगों के जीवन को बिल्कुल पास से देखने का, उसको टच करने का, और उनके जीवन में सकारात्मक हस्तक्षेप से गुणात्मक परिवर्तन लाने का ये मौका है। मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज या फिर किसी भी सर्विसेज का हिस्सा होना सर्विस का ही एक्सटेंशन है। अगर आपके मन में है कि मैं सेवा करूं, और मानव का जन्म इसलिए हुआ है कि मानव और मानवता की सेवा करें, सेवा करने का एक मौका। और ये सीधा बिल्कुल रास्ता हो, बिल्कुल रास्ता सीधा है। आप मेहनत करेंगे, आप हो सकते हैं। मैं ऐसे कई एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे 35% मार्क्स से ग्रेजुएशन किया है, 35% से, और अच्छे रैंक से उन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया। 35% से जिन्होंने 4 बार में 10th किया है। आपने 12th फेल मूवी भी देखी होगी, उनकी भी कहानी मोरलेस इसी लाइन पे है। तो देखिए, आपका पास्ट क्या रहा है, ये यूपीएससी की परीक्षा भी और जो रिजल्ट्स है वो हमेशा आपको बताते हैं कि आपका पास्ट क्या रहा है। अगर आपने बड़ी गलती की है, आप 10th में 4 बार फेल हुए हैं, तो आप आईएएस नहीं बनते। ये बहुत बड़ा मिथ है। 5 बार फेल होके भी आप आईएएस बन सकते हैं, और बहुत अच्छे आईएएस बन सकते हैं, कि जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है देश की सेवा के लिए। आज ऐसे ही आईएएस, आईपीएस और अदर जो सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, उनकी आवश्यकता है कि आप कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की समस्याओं के साथ आप आगे बढ़े, उनका निराकरण करें। ये जो बाजू है ना, यहाँ तक फोल्ड करके 24/7
रात में 1 बजे अगर कॉल आएगा तो मुझे उठ के जाना चाहिए। मतलब आज मेरी बेटी का जन्मदिन है या फिर आज घर में विवाह है और अभी फोन आया कि एक बड़ी समस्या है, कहीं हिंदू मुस्लिम राइट हो गया है, तो मुझे वहां पे जाना चाहिए, तो मैं जाऊंगा। ऐसे इस तरह का आपके अंदर अगर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, डेडिकेशन है, मुझे लगता है कि ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है। बिल्कुल। और इतने अच्छे तरीके से सभी जो कहा जा सकता है एक पैटर्न है भैया ने साझा किया। भैया पहले बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। हमारे चैनल पे आके हमारे दर्शकों के बीच इतने अच्छे तरीके से सारे पैटर्नस बात को इन्होंने रखा है। और निश्चित रूप से इनका जो अनुभव है वो आपके आगे की परीक्षाओं के लिए और आपका कैरियर को निर्धारित करने के लिए शायद बहुत ही उपयोगी होगा। और इतना विवेचनात्मक रूप से जो उन्होंने हर बातों को रखा है, शायद ही आपको कोई और इस तरह से बता पाए। तो निश्चित रूप से अन्य कैरियर के ऑप्शन के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।